हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखते होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे का वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है और आप सभी चाहे तो उसे जाकर पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम बता दें कि आज फिर इस वीडियो में भी एक ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी लॉन्ग है और इसको थोड़ी सी समझने के लिए थोड़ी सी माइंड आपको भी लगानी पड़ेगी और समझाने के लिए हमको भी लगानी पड़ेगी। तो हम अपने तरीके से मेहनत करने के लिए रेडी हैं। क्या आप अपने तरीके से रेडी हैं? तो आप अपने तरफ से रेडी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में रेडी लिख कर जरूर बोलिए। और चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन और इस वीडियो का पहला और आखिरी क्वेश्चन भी यही है सॉरी, इटली एवं जर्मनी, ये जो दो राष्ट्र थे, ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? भूमिका कहने का मतलब था कि वो क्या कर रहा था, मतलब उसकी क्या भूमिका थी, वो पूरे इस इटली और जर्मनी के एकीकरण के दौरान वो कर क्या रहा था। ठीक है, जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ तो वो कर क्या रहा था, उसकी भूमिका इस एकीकरण में क्या थी। तो उसको हम मेरी भाषा में समझने से पहले चलते हैं हमारे बुक की भाषा में। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में जो लिखा है उसकी भाषा में चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है जी, बिल्कुल जी। ये 2012 के कंपार्टमेंटल में, 2012, 13 और 15 इसके कंपार्टमेंटल में और इस 13 के प्रथम पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और आप लोग जो बुक लेते हैं तो उस पर इस क्वेश्चन के आप लोग जो भी बुक लेते होंगे, आजकल ऐसा सिस्टम आया है कि उसके बगल में लिखा रहता है कि किस सदी बोला है, किस साल में पूछा है और किस बोर्ड का है, किस बोर्ड ने पूछा है। तो बीएसवी बोर्ड ने इसे 2012 में और 15 में कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूछा है और 2013 के प्रथम पारी के एग्जाम में पूछा था, यानी कि आज से करीबन 8-9 साल पहले की ये क्वेश्चंस पूछी गई हैं। तो जितने पुराने होते हैं, सुने होइएगा ओल्ड इज गोल्ड। क्या सुने होइएगा? ओल्ड इज गोल्ड, मतलब समझ रहे हैं क्या? जो पुराना होता है वो सोना होता है। ठीक है, तो खरा सोना होता है। तो ये भी हमारा एक तरीके से खरा सोना हो सके ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आएंगे तो आपको 5 या 2 मार्क्स देकर जाएंगे। ठीक है, अगर इसको समझिएगा तो देखिए किताब की जुबानी में क्या लिखा हुआ है, बोल क्या रहा है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। मतलब आप समझ रहे हो भैया, भूमिका इसकी क्या थी? तो ऑस्ट्रिया थी क्या? ऑस्ट्रिया भी एक संघ था, ऑस्ट्रिया भी एक राष्ट्र था, उसका चांसलर था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। और हम इससे पीछे पढ़ भी चुके हैं इसके पिछले वीडियो में कि मेटरनिक क्या था। तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक उसने शासन काल किया और उसी शासन काल के कालावधि में, उसी शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति पे इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि उस युग को क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। तो मेटरनिक कौन था इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इटली तथा जर्मनी की एकीकरण तो समझ रहे हैं क्या? ये सब आपस में मिलना चाहते थे। ठीक है, तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। क्या थी? ये जो ऑस्ट्रिया राष्ट्र था ये सबसे बड़ी बाधा थी। क्या थी? सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो इटली और जर्मनी के बीच का जो एकीकरण होना चाहता था, इस एकीकरण के पीछे क्या थी? मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। क्या थी? राष्ट्रवादी भावना थी, मतलब कि राष्ट्र की भावना थी। राष्ट्रवादी मतलब समझ रहे हो, राष्ट्रवाद क्या है हम आपको समझाए हुए थे। तो वही भावना थी, एक इमोशन थी कि भाई हम लोग एक हो जाएंगे तो बेस्ट होगा। हम लोग कभी सुने होंगे ना, सुने होइएगा कि एक उंगली, ये 5 उंगली अलग होती है, लेकिन ये सब साथ जब आ जाती है तो क्या बन जाती है? एक मुट्ठी बन जाती है। ठीक है, और इसी मुट्ठी से किसी का मुंह भी तोड़ा जाता है। ठीक है, तो और यही खुल जाए तो किसी से हाथ मिलाने की काम आती है, और यही जब आपस में जुड़ जाए तो किसी के मुंह फोड़ने के भी काम आती है। तो वही बोल रहा है क्या कि एकीकरण के पीछे मुद्दा राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक आ गए। ये भैया मेटरनिक साहब, इन मेटरनिक साहब की एक ही थी कि उस वक्त जो था कि शासन काल के दौरान ये कहां नहीं टांग अड़ाए हुए, जहां देखिए इसकी वहां टांग अड़ाए हुए। इटली और जर्मनी के एकीकरण में टांग अड़ा दी। अब देखिए इनकी क्या भूमिका है इटली और जर्मनी के एकीकरण में। तो वही बोल रहा है कि मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, ये मेटरनिक साहब जो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ने एकीकरण हेतु, यानी कि एकीकरण हेतु मतलब जो एकीकरण के लिए, एकीकरण हेतु मतलब एकीकरण के लिए, ठीक है, होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया। क्या किया? सभी आंदोलन, उसको आंदोलन कहिए चाहे प्रयास कहिए, उन सभी आंदोलन एवं प्रयासों को क्या कर दिया? दबा दिया।
अब जब दबा दिया तो ये सभी आंदोलन, देखिए एक बात होता है, ठीक है, जिसमें किसी का प्रॉफिट नहीं होना तो उस मुद्दा को वो दबाना चाहता है। शायद इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का मुनाफा नहीं था, ऑस्ट्रिया का फायदा नहीं था, ठीक है। इसी के कारण ऑस्ट्रिया ने सोचा क्या कि इसका एकीकरण करना ही नहीं जाए, क्या किया जाए, इसको एकीकरण करने ही नहीं दिया जाता है। तो इसलिए वो सबसे बड़ी बाधा बनकर क्या आ गया, जर्मनी और इटली के बीच सबसे बड़ी एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा बढ़ के चला आया मेटरनिख साहब। और इन्होंने क्या किया कि इटली और जर्मनी के लिए जितने भी आंदोलन हो रहे थे कि भाई हम एकीकरण करेंगे, इटली और जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाए, तो ये क्या करते थे, उन सभी इन सभी जो प्रयास था, ठीक है, वो सभी प्रयास या आंदोलन कहिए उसको, उस सभी को क्या करते थे, ये दबा देते थे। लेकिन आप सभी जानते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसको फूटना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी इनका फूटा था, ठीक है। तो इन्होंने इतने आंदोलनों और प्रयासों को दबाया, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ देखिए कि मेटरनिख की दमनकारी नीति, यानी कि इस दमनकारी नीति, ये जो दाबने की जो नीति थी ना जी, ये दमनकारी नीति थी कि जो प्रयास और आंदोलन को जो दाब दिया जा रहा था, इसी दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप मतलब इन्होंने जब ऐसा किया तो जनता का जो प्रतिक्रिया था, यानी कि जनता उस पर क्या कर रही थी, इसी प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की इटली तथा जर्मनी की जनता में, मतलब समझ रहे, इटली और इस जो ये मेटरनिख साहब जो करते थे कि प्रयास को दबाते थे, और इन्हीं के इसी दबाव को देखकर इटली और जर्मनी के जो जनता थी उनमें क्या आ गई, राष्ट्रवाद की भावना आ गई। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना के बिना एकीकरण संभव ही नहीं है, और राष्ट्रवाद की भावना जहां पर आ गई उसको एकीकरण से कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है। तो वही क्या कर रहा है कि जनता में राष्ट्रवादी भावना आ गई थी, और इस राष्ट्रवाद का मुख्य कारण थे मेटरनिख साहब। अगर वो ऐसा ना करते, अगर वो प्रयासों को न दबाते तो कहीं ना कहीं शायद नहीं आती है राष्ट्रवाद की भावना। लेकिन उनकी दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली एवं जर्मनी की जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना आई, और वही भावना आकर बढ़ती गई। राष्ट्रवाद की भावना तो पहले भी थी, लेकिन यही चिंगारी जो थी अब आग का रूप ले रही थी। क्या ले रही थी, चिंगारी जो थी आग का रूप ले रही थी। और यही जब आग बढ़ती गई तो ऑस्ट्रिया में जब मेटरनिख का पतन हुआ, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया था, तो 1848 ईस्वी में जब ऑस्ट्रिया के चांसलर का मेटरनिख, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उनका जब ऑस्ट्रिया में पतन हुआ, तो पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों को, जनता को क्या लगा कि भाई अब जो है एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा हमारी तरफ से क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। अब इसके पास पावर नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, इसके पास पूरा पावर था कब, जब ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था तब। जब ऑस्ट्रिया का पतन हो गया, मेटरनिख का पतन हो गया ऑस्ट्रिया में, तो ये वहां का चांसलर नहीं रहा, और जब वहां का चांसलर नहीं रहा तो ये एक आम आदमी बन गया। और एक आम आदमी कर क्या सकता है, ये आम आदमी उतने लोगों के प्रयासों को दबा सकता है क्या, नहीं दबा सकता है। तो जब ही ऑस्ट्रिया में मेटरनिख का पतन हुआ, ठीक है, तो पतन के बाद पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों को क्या लगा कि भाई अब सबसे बड़ी जो बाधा थी ना हमारी, ये जो सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिख था, अब इसका पतन हो चुका है ऑस्ट्रिया में। अब हमारे एकीकरण की बाधा दूर हो गई है, इटली और जर्मनी के एकीकरण की बाधा दूर हो गई है, तो क्यों ना हम पुनः प्रयास करें। तो पुनः उत्साह में, एकदम भरपूर जोश में क्या किया उन लोगों ने, कि वही इटली और जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के लिए प्रयास किया। क्या किया, पुनः प्रयास किया, ठीक है। और जब दोबारा प्रयास किया तो ये प्रयास रंग लाई और सफलता उनको दिलाए, और इटली और जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें। और हम ये बार बार कहना हम अच्छा नहीं समझते हैं कि कमेंट करें, लाइक करें, जिसको जो पसंद है वो करे, या फिर ना करना है तो मत करे भाई। हम बस आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, इतना जानिएगा। अगर आप लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करिए, आपके स्क्रीन पर ही जो आप हमारे लिए कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपके स्क्रीन पर ही है, एक लाइक का बटन, एक कमेंट का, और एक सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। तो आप जो चाहे वो करिए या फिर ना करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन हम लोगों की इमोशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको ऐसे ही वीडियोस देते रहेंगे, आप चाहे सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, ठीक है। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।